नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा, सर सीएपीएफ बिल 2026 के बारे में बताइए। तो भाई देखो, ये राज्यसभा में अभी आज ही पास हुआ, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर डिस्कशन तो करना बनता है, क्योंकि हम भी सीएपीएफ के कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन सभी को हम लोग ये आस दे रहे हैं कि भाई सीएपीएफ के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट पहुंचेंगे, आपकी लाइफ बहुत रॉयल होगी, प्रमोशंस मिलेंगे, कमांडेंट बनेंगे। पर यहां पर एक क्वेश्चन अभी भी हमको देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों गवर्नमेंट इस तरीके से चीजों को निगलेक्ट कर रही है। सवाल तो यही है, आखिर ये पूरी चीज क्या है, ये पूरा प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, आखिर ये लड़ाई है क्या? क्या आईपीएस लोग यहां पे आकर लड़ रहे हैं? नहीं सर, किसी आईपीएस ने यहां पे लड़ाई शुरू नहीं की। कोई आईपीएस नहीं कह रहा कि मुझे तो ये कैडर चाहिए, मुझे तो यहां पे जाकर बैठना है। नहीं सर, कोई आईपीएस ये चीज नहीं कह रहा। तो कह कौन रहा है? ये एक्चुअल में सरकारें कह रही हैं। ये एक्चुअल में कौन कह रहा है? सरकारें कह रही हैं सर। अब ये जो बिल था ये रिसेंटली अभी यहां पर लाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला इस बिल के बारे में, सीएपीए बिल 2026। अब ये पूरी कहानी कहां से शुरू हो रही है? तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बता दिया था कि भाई आप ये जो पार्शियलिटी कर रहे हो ना, इस पार्शियलिटी को खत्म करो। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस स्टेटस लाने की यहां पर बात की गई थी कि भाई इक्वलिटी यहां पे रखो। आप ये जो सीएपीएफ के थ्रू एज असिस्टेंट कमांडेंट लोग आ रहे हैं, उनको भी मौका दो इतना आगे बढ़ने का। आप उनको बीच में ही रोक देते हो। एक ग्लास बैरियर वर्ड यूज हो रहा है हर जगह पर। ग्लास बैरियर, मैं तो कहता हूं ग्लास बैरियर है ही नहीं सर, ये कंप्लीट एक ऐसी दीवार बना के खड़ी कर दी है जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो कानून प्रेजेंट कर रहे हो, पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हो, लोकसभा राज्यसभा में पास करवा रहे हो, और अगर ये पास हो जाता है तो 100% है। आपने क्या किया? एक ग्लास बैरियर थोड़ी खड़ा किया है, आपने तो पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दी वहां पे सर। अब ये प्रॉब्लम आई कहां से? प्रॉब्लम यहां से आई कि ये जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको डिपुटेशन पर सीएपीएफ फोर्सेस जो होती हैं, मतलब सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो होती हैं, पुलिस फोर्सेस होती हैं, वहां पे लाया जाता है सर। अब कहने के लिए ये है कि भाई इनका तो अधिकार बनता है, यूपीएससी के थ्रू आए हैं, ऑल इंडिया सर्विस है, आर्टिकल 312 है इनके पास। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप भेजो, पर भेजने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी तो दो। उनको भी तो बताओ ये जंगल वॉरफेयर होता क्या है। उनको पता ही नहीं है जंगल वॉरफेयर, तो फिर वो वहां पे आकर सर्व कैसे करेंगे? क्या सिर्फ उनको केवल और केवल एक पद पर बैठाने के लिए लाया है? आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार हमारे सीएपीएफ के जो जवान होते हैं उनके साथ बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। दंतेवाड़ा हो जाता है सर, पुलवामा जैसे अटैक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या रीजन है इतने बड़े बड़े फेलियर्स का? रीजन है क्योंकि ऊपर बैठी हुई जो अथॉरिटीज हैं उनको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है सर। उन्होंने कभी सर्व ही नहीं किया इस कंडीशन में, उन्होंने कभी उतना ज्यादा प्रेशर फेल ही नहीं किया है, उन्होंने कभी इंसर्जेंट ग्रुप्स को उस तरीके से हैंडल ही नहीं किया है। तो 100% ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। डिसीजंस लेने में गलतियां होंगी अगर किसी आदमी को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। बहुत सीधी सिंपल सी बात है सर, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। पूरी की पूरी कहानी कहां से शुरू होती है? संजय प्रकाश अदर्स, ये एक्चुअल में वो लोग थे जो रिटायर हो चुके थे। इन लोगों ने केस डाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनली इसका रिजल्ट भी आ जाता है। कब? सुप्रीम कोर्ट यहां पे मई 23, 2025 में बोल देता है कि भाई ये जो आपने डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रखा है इसको करो खत्म, यहां पे इक्वल मौका दो, और जितने भी ये रीजंस है ना डिस्क्रिमिनेशन के, इन सबको खत्म करो। इवन ये नहीं सर, वेलफेयर जो सर्विस होती है ना आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी ठीक से नहीं मिलती। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जो हमें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं सर, मेरे मित्र कई ऐसे हैं जो सीएपीएफ फोर्सेस में, बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है, और ये रियलिटी है सर, एक कड़वा सच है जो हमें देखने को मिलता है। और आ जाओ, आखिर ये कर क्या रहे हैं सर? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहां पे एनएसजी और असम राइफल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, असम राइफल आते उसमें ये सीएपीएफ में, बट मेन बात ये है कि वो उनका काम और वर्किंग मॉडल बिल्कुल आर्मी के जैसा, तो उनको अलग रख के हम लोग बात कर रहे हैं। ये मत बोलना सर आपने उनका नाम नहीं लिखा, प्लीज कोई भी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, ये मेन 5 फोर्सेस हैं सर। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कहां पर? सीआरपीएफ, बीएसएफ और
सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनमें नफरी ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा है, एंड यहां पर लोग थोड़े कम है, तो प्रमोशंस थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, पर इतनी हायर लेवल तक देखने को नहीं मिलते। अब तो इनके लिए भी समस्याएं पैदा होंगी। क्यों होंगी पैदा? अब ये बिल में आपको पता चल जाएगा आगे चलकर। कर क्या रहे? सबसे पहले ये जो आपका फ्रंट है ना सर, बॉर्डर फ्रंट, इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करने का काम है इनका सर। कंप्लीटली बॉर्डर को सिक्योर करने का काम है। एक तरफ से आईटीबीपी आपको सेव कर रही है, ठीक है, एक तरफ से बीएसएफ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एक तरफ सीआरपीएफ लगी हुई है, सीआईएसएफ अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट से चीजें हैं उनको हैंडल कर रही है। और अभी तो आप बिल्कुल छाती चौड़ी करके बोल रहे हो कि हमने नक्सल फ्री कर दिया इंडिया। कैसे किया नक्सल फ्री भाई? आपने कैसे किया नक्सल फ्री? इन्हीं लोगों की हेल्प से किया नक्सल फ्री। कोई और नहीं आया था सर, आर्मी नहीं गई थी वहां पे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है आर्मी जा नहीं सकती, बिल्कुल जा सकती है, पर हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आर्मी सॉल्व नहीं करती, उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सीएपीएफ फोर्सेस सॉल्व करती हैं। कोबरा फोर्सेस कहां से बनाई आपने सर? इतने जो अभी तक हजारों लोग मारे गए हैं, सॉरी वीरगति को प्राप्त हुए, आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो किसी भी सीएपीएफ फोर्सेस के हों, वो कहां से आए? अभी आप जो बोल रहे हो इतने शान के साथ कि हमने अब नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया, अरे हम भी इसका सम्मान करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं, हम भी कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, पर भाई ये जो भेदभाव है इसे तो मत करो। सोचो, सबसे ज्यादा पहला बर्डन अगर कहीं किसी के ऊपर आता है तो जो पर्सन बॉर्डर गार्ड कर रहा है उसके ऊपर आ रहेगा। बाद में आर्मी जाती है, पहले नहीं जाती सर। आर्मी को तब बोला जाएगा जब कहा जाएगा कि भाई जाओ फ्रंट पर, उससे पहले आर्मी नहीं जाएगी। आर्मी अपने कैंप एरियाज में और बाकी जगहों पर रहेगी। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटीज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम इनका है सर। अभी इलेक्शंस होंगे, सारा का सारा दारमदार आप देख लो। अभी आप लोग देख लो, बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, तमिलनाडु में होने वाले हैं इलेक्शन, अगले साल यूपी में होंगे। क्या स्टेट पुलिस ये सब काम कर रही है? नहीं सर, यही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं सर आपके लिए। आप इतना जो स्वतंत्र होकर और खुश होकर कहते हो कि हां हमने वोट दिया है, क्यों दे पाए हो? क्योंकि ये फोर्सेस वहां पर खड़ी हैं, ईमानदारी से आपका वोट करवा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात, आखिर ये लोग क्या क्या चीजें हैंडल कर रहे हैं, इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या इनके सामने, ये देखो सर। सबसे पहले जितने भी रेडिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्लीपर सेल्स होते हैं, इन सब चीजों को हैंडल करना भी इनका काम होता है, ठीक है, लिटरली इन सबको हैंडल करना इनका काम होता है। आज के टाइम पीरियड पे ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। पंजाब बॉर्डर पे जाओ आप, स्मगलिंग देखो किस लेवल पर हो रही है सर, आप हैरान रह जाओगे देखकर, ठीक है। आप बांग्लादेश बॉर्डर पर आ जाओ, आपको पता चल जाएगा किस लेवल पर वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, आपको एहसास होगा उस चीज का। सर क्रीक लाइन देखो कैसे प्रोटेक्ट की जाती है, आपको एहसास होगा ग्राउंड रियलिटी का। और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होते हैं उनको काउंटर करना, और उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये तो खैर आपको पता ही है, नक्सलिज्म, अर्बन नक्सल्स को आज के टाइम पीरियड पे हैंडल करना। जगह जगह पर जो आंदोलन होने लगते हैं सडनली, आप लोगों ने नाम दिया आंदोलन जीवी, ये जो आंदोलन जीवी लोग हैं या फिर ये जो लोग कर रहे हैं इस तरीके की काम, आगे चलकर ये बहुत बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, उन सबको हैंडल कौन करता है? यही सब तो लोग करते हैं। वेल, बॉर्डर गार्ड कौन कौन कर रहा है? बीएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी आपको करने को देखने को मिलते हैं, जो आपके बॉर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी और एंटी नक्सल्स को सीआरपीएफ हैंडल कर रही है। एंड क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारे, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, प्लांट्स हो, मेट्रो स्टेशन हो, उन सबको सीआईएसएफ कंट्रोल करती है। ये इनका एक्चुअल में काम है। मैंने पीछे तो आपको बता दिया, यहां पर भी आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब सोचिए, ये पूरी की पूरी जो फोर्स है इसमें 10 लाख पर्सन काम करते हैं, 10 लाख, 13,000 ऐसे ऑफिसर्स हैं सर जो ए कैडर से आते हैं, मतलब कि जो गेस्टेड ए ऑफिसर्स होते हैं उससे बिलोंग करते हैं, 13,000, जिसमें से कई पोस्ट तो आज के टाइम पीरियड पे खाली भी पड़ी हैं, और कई लोग तो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं सर, रिजाइन कर देते हैं कि भाई हो चुकी हमारी सर्विस, जब आप हमें सहूलियत नहीं दे सकते, आप हमें आगे प्रमोशन नहीं दे सकते, तो हम करेंगे क्या सर्विस में रहकर भाई। अब सबसे बड़ी बात, इनिशियल जो शुरुआत होती है, आप खुद देखिए, मैंने आपके सामने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तीनों का आपको डिटेल दे रखी है ऑफिसर्स की, यहां पे आपको सीएपीएफ का भी दे रखा है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, आफ्टर द 14 ईयर्स, 14 साल की सेवाओं के बाद
एक आर्मी पर्सन कर्नल बन जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल तक बन जाता है ना, कैप्टन। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स में तो ग्रुप कैप्टन तक आ जाता है, यहां तक आ जाते हैं लोग। पर अगर हम लोग बात करेंगे ना सीएपीएफ फोर्सेस में, तो सीएपीएफ फोर्सेस में डिप्टी कमांडेंट पे जाकर आदमी अटक जाता है। अब ऐसा नहीं है डिप्टी कमांडेंट पे अटका रहेगा, ऐसा नहीं है, इसके आगे बढ़ेंगे पर बहुत कम संख्या में बढ़ पाते हैं लोग, उतने तो बढ़ भी नहीं पाते। हालांकि कहने के लिए यह है कि इंस्पेक्टर जनरल तक यहां तक जाने का मौका मिलता है, पर मैक्सिमम लोग तो बेचारे यहीं पर आकर अटक जाते हैं। कमांडेंट तक बनते बनते लगभग लगभग अगर देखा जाएगा कमांडेंट तक आते आते भी कई लोगों के जो टाइम पीरियड है वो 28-30 साल का हो रहा होता है सर, लिटरली ये हालत है। डीआईजी पर तो मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट और ले चुके होते हैं डीआईजी पर, और इंस्पेक्टर जनरल तक मात्र कुछ ही लोग बचे होते हैं। अब यह स्थिति किन लोगों की होगी? ये उन लोगों की बची होगी जो एक्चुअल में अगर देखा जाए अपने अर्ली 20s में अगर आ जाए तो। अब सीआईएसएफ में या सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनकी एज है 25 साल। अगर कोई 25 साल की उम्र आ रहा है और कोई अपने अर्ली 20s या 21 की उम्र में आ रहा है तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा सर, और ये एक्चुअल रियलिटी है। मतलब अगर आप सही मायने में देखोगे तो इंस्पेक्टर जनरल के आगे आपको जाने का मौका तक नहीं मिल पाता, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या ऐसे धोखा दिया, वो भी आपको बताता हूं। पहली चीज, अब इसमें कहा क्या गया है, कहा क्या गया है, अब ध्यान से समझो कि भाई 50% इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट सीएपीएफ की होंगी और 50% होंगी आईपीएस डेपुटेशन वाले ऑफिसर्स को। अभी ध्यान से समझना प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अभी तो आपको आधी प्रॉब्लम समझ में आएगी। मिनिमम 67% एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट होंगी आईपीएस के लिए, 67%, और स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जो हाईएस्ट पोस्ट होगी वहां पर 100% आईपीएस पर्सन बैठेगा, 100% आईपीएस पर्सन। मतलब सीएपीएफ के एग्जाम के थ्रू जो पर्सन जा रहा है उसे अपनी फोर्स में हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिल सकता सर, मौका भी नहीं मिलेगा। आपने तो कह दिया कि हम देंगे ही नहीं मौका, और अब तक आपको आधी प्रॉब्लम समझ में आई जो अभी की गई है, जो अभी की गई है, ठीक है। अब यहां पे आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज सीएपीएफ फोर्सेस के लिए, मैंने आपको जैसा कि बताया। अब देखो भाई डीआईजी लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसे 25 से 28 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। उसको एक्चुअल में बैठना चाहिए इस पद पर ताकि वो सही डिसीजंस ले सके, उसे ग्राउंड रियलिटी पता है, उसने जंगल वॉरफेयर में इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ इन सब के साथ काम किया है। एक आईपीएस ऑफिसर जो स्टेट में काम कर रहा है उसे मात्र 12 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, उसे उठाकर आपने सीधे सीधे हायर लेवल पर बैठा दिया। क्या मतलब बच्चा इस बात का भाई? इसके पास क्या कोई जंगल वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ एक्सपीरियंस है, क्या बॉर्डर सिक्योरिटीज के बारे में यह आदमी जानता है? आप खुद सोचिए लॉजिकली। चलो ठीक है, हम एक बार को मान भी लें कि आपने बोला कि नहीं नहीं हम इस एक जो स्पेस है, एक गैप जो क्रिएट हो रहा है, एक जो स्पेस क्रिएट हो रहा है स्टेट इंस्टीट्यूट और स्टेट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेशन, वो खत्म, वो जो प्रॉब्लम होगी उसको खत्म किया जा सकता है अगर कोई आईपीएस पर्सन वहां पे बैठा हो, ठीक है। हम आपकी बात मान लेते हैं, तो ठीक है, उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी करवाओ, फिर एटलीस्ट उनको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बोलो तो सही, जाए उस कंडीशन में जाकर रहे तो सही, जाकर उसे पता तो चले ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसे समझ तो आए कि आखिर ये बॉर्डर सिक्योरिटीज मेंटेन कैसे की जा रही हैं, उसे पता तो चले कि आखिर ये जंगल वॉरफेयर होता क्या है, ये जंगल में कैसे टैक्टिक्स फॉलो की जाती हैं, उसे पता तो चले नक्सलाइड एरियाज में काम करने का क्या अंजाम देखने को मिलता है। बात समझ में आई? आज प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें 2010 से लेकर 2024 तक का डेटा है सर, 55,000 लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले चुके हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले चुके हैं, और 564 वो लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है सर, सुसाइड किया है। 2018 से लेकर 2020 के बीच का है ये डेटा, सुसाइड किया है सर, और ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है।
वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर, जो हमारे देश के लिए ना जाने और क्या क्या कर सकते थे। हो सकता है वो वीरगति को प्राप्त होता, पर सुसाइड तो करने की नौबत आ रही है सर। एक बहुत बड़ी बात है ये। वेल, मैं अभी भी आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं सर। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और आज मैं लोकेश सिंह आप लोगों से कह रहा हूं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इनको दो सम्मान। अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है, आपके क्या विचार हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।